अच्छा जी, हम स्टार्ट करते हैं। वो उधर ठीक नीचे से ठीक है। विशाल नहीं अच्छा, आया। खुशहाल ने नहीं ना ज्वाइन किया, उसको मैं जो है ना कल मैं ठीक करता हूँ। तो वो मैं क्या करता है वो। अच्छा जी, हम ये अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग वन है हमारी। पर्सी थ्रोवर अप, पहले हम रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। हाउ मच इज चार्ज टू पर्सी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ द एसेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस पूछ रहा है तो इसका क्या बनेगा? लेजर बनेगा। इसका क्या बनेगा? लेजर बनेगा। ठीक है, वही टी अकाउंट कौन सा वाला? डिस्पोजल वाला। या फिर दूसरा हम कि कैसे फाइंड कर सकते हैं प्रॉफिट और लॉस? दूसरा हम फाइंड कर सकते हैं सेल प्रोसीड्स माइनस कैरिंग अमाउंट। ठीक है, इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, ये फार्मूला या ये लेजर बिल्कुल सेम ही है। ये लेजर कैसे सेम है? जी सर। समझ ले, ये सिर्फ कैरिंग अमाउंट का जो फार्मूला है ना, इस लेजर में वो हल हो रहा होता है। जैसे कास्ट है, ठीक है, यहाँ पे ओरिजिनल कास्ट ली जाती है और यहाँ पे दूसरी साइड पे क्या लिया जाता है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आपको पता है कास्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालो तो कैरिंग अमाउंट आ जाती है, और तीसरा यहाँ पे सेल प्रोसीड ही होता है। तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिट या लॉस आ जाता है एज अ बैलेंसिंग फिगर के तौर पर। ठीक है, ये फार्मूला और ये लेजर क्या हो जाते हैं? हेलो शारब यार, ये पता नहीं इंटरनेट आज प्रॉब्लम ही करने लगा इस वक्त से, जो है ना इशू कर रहा है अभी कुछ 8 बजे से। मोबाइल पे भी मैं सोचूं कि स्लो है या क्या सिस्टम है, कभी कनेक्ट होता है कभी डिसकनेक्ट हो जाता है। अच्छा, यहाँ तक ये मैंने जो बताया कि ये दोनों फार्मूले सेम है, समझ आई? यानी लेजर से करते हैं या आप इससे करते हैं, यहाँ तक समझ आई थी? जी सर। कि कास्ट यानी यहाँ पे कास्ट, एक मिनट, मेरी ओरिजिनल स्क्रीन नहीं शो कास्ट। हो रही। स्क्रीन नहीं शो हो रही? अच्छा, मैं दोबारा मैं फिर दोबारा। दोबारा शेयर नहीं नहीं, करता आप मेरा शायद नेट स्लो है। मैं लीव करके दोबारा ज्वाइन करता हूँ। हो गया। हूँ। हाँ, अभी मैंने दोबारा शो शेयर की है। ठीक है, तो ये मैं क्या कह रहा था यार? कास्ट, हाँ, कास्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी इस लार्जर में जो ये चीजें हैं, कास्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट आ जाती है, तो ऑटोमेटिकली सेल प्रोसीड माइनस करो तो प्रॉफिट और लॉस इस फार्मूले से भी आ जाता है और दूसरा इस लेजर से भी आ जाता है। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स होंगी, तो वो रिक्वायरमेंट्स हमने देखनी है कि ये अमाउंट्स हमारे पास मौजूद हैं, सेल प्रोसीड या कैरिंग अमाउंट या प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पर्सी थ्रोअर अप
रन्स अ लैंडस्केप गार्डनिंग बिजनेस, वो चलाता है जी पर्सी थ्रोवर अप ऑन 1 फरवरी 2002। डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, पूरे ACCA में जो है ना डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, डेट को जो है ना बड़े गौर से पढ़ना है। ही परचेज्ड अ सिट ऑन 11 वन मोवर कॉस्टिंग लर्न मोवर, ठीक है, कॉस्टिंग $3,000 का उसने लॉन वगैरह खरीदा। ही डेप्रिशिएट्स इट एट 10% पर एनम, ठीक है, तो कितने में वो डिप्रिशिएट करता है? 10% पर एनम में इसको डेप्रिशिएट करता है, straight line on a monthly basis. A few years later, he decides to replace it with one which has an enclosed cabin for use when it rains. रिप्लेस करने का उसने सोचा। ही सेल्स द लर्न मूवर टू एन ओल्ड फ्रेंड अलन टिचमक फॉर $2000 ऑन 31 जुलाई 2005, ठीक है, 31 जुलाई 2005 को बेचा। और उसने यहाँ पे हमें बता दिया कि मंथली बेसिस पे वो डेप्रिसिएशन करता है, ठीक है, $2000, यानी सेल प्रोसीड हमारे पास है कितनी है? $2000, ठीक हो गया। हमारे पास क्या नहीं है? कैरिंग अमाउंट नहीं है, और दूसरी चीज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यानी कैरिंग अमाउंट वही बात है जब ओरिजिनल कॉस्ट भी है, ठीक है, कॉस्ट भी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है, यानी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आई तो ऑटोमेटिकली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है, ठीक हो गया। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 फरवरी 2002 से, 1 फरवरी 2002 से, ठीक है, 1 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। तो ईयरली बेसिस पे हमारी ये डेप्रिसिएशन कितनी निकलेगी? 3000 मल्टीप्लाई बाय 10%, वो स्ट्रेट लाइन बेसिस पे करता है, कितनी आएगी ये? 300 आती है। 300। 300, तो क्या ये बिल्कुल ठीक है? 2005, हाँ जी, मंथली बेस पे नहीं करता। हाँ जबरदस्त, वो मंथली बेस पे करता है। तो उसने कितने मंथ यूज किए? 11/12 फरवरी, ठीक है, फरवरी से दिसंबर तक 11/12 बनते हैं, तो कितने बनते हैं ये मुझे कैलकुलेशन करवाएं जरा। इधर एयर एंड ठीक है, ये 300, दिसंबर क्या हुआ? आपकी वॉइस लैग कर रही है बहुत ज्यादा। जनवरी, 1 जनवरी निकाल दें तो 11 महीने। हाँ 11, आवाज इलेवन आ बाई रही है? ट्वेल्व हाँ जी अभी ठीक है। 11/12, और ये क्या आता है? 275 आता है, ठीक है। फर्स्ट ईयर की जो करेंगे 2002 की, पूरे ईयर की 275 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट 2 ईयर्स में 300 और 300 आएगी, ठीक है। और लास्ट ईयर 2005 में उसने कितने वो मंथ पूरी यूज किया? आएगी। पूरी कैसे आएगी? मंथली बेसिस पे करता है, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि हम मैंने कहा था शुरू में डेप्रिसिएशन दो किस्म की होगी। एक या ईयर ऑफ कहेगा कि ईयर ऑफ नहीं, 3 और 4 परचेज, की नहीं ना बताई वैसे। किसकी? 3 और 4 की हाँ पूरी थ्री और होगी ना फोर के मैं। मंथ्स नहीं ना बताए हाँ वैसे। 3 और 4 की पूरी होगी, 5 की मैं नहीं कह रहा बता हूँ। रहा हूँ ना मैं। हाँ ठीक है, 5 की मैं पूछ रहा हूँ, 5 ये की तो मैंने। जुलाई है ना। हाँ ये 7 मंथ्स, ठीक है, 7 मंथ बनेंगे इसके। 7/12 जी। करेंगे तो ये कितनी आएगी? 300 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, 175, ठीक हो गया। तो ये हमारी टोटल डेप्रिसिएशन इधर कितनी आ जाएगी? 300, 600, 275 और 175। 600, जीरो, 975 और 5, 10, 1050। हाँ 1050, ये हमारी क्या आ गई?
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है, एक्यूमुलेटेड अब डेप्रिसिएशन ये कॉस्ट से आगे। माइनस करेंगे। हाँ, कॉस्ट से माइनस करो तो कितनी बनती है, 1950 बचती है। जी 3000 माइनस 1050, तो कैरिंग अमाउंट 1950 आती है, ठीक है। तो 2000 सिर्फ सेल सेल कितने, प्रोसीड 2000 2000 सेल है। की, तो कैरिंग अमाउंट 50 1950 प्रॉफिट आई, हुआ है। तो प्रॉफिट क्या आया हमारे पास, 50। 50 प्रॉफिट आया हमारे पास। ठीक हो गया। जी सर। अंडरस्टूड। जी सर। ओके, हम नेक्स्ट मूव करते हैं। जो हमने दूसरा ये समझ लो कि कैश प्रोसीड्स वाली थी, ठीक है। तो दूसरा था कि हम डिस्पोजल थ्रू अ पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट, पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट में हूँ तो फिर हमारा क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। ऊपर हमने इसके रिलेटेड 3 एंट्रियां भी पढ़ी थी कैश के रिलेटेड, ठीक है। एक ये कि नॉन करंट एसेट को रिमूव करें जी, तो डिस्पोजल अकाउंट को डेबिट रिमूव करें, हाँ, डिस्पोजल अकोमोलेटेड डेप्रिसिएशन को रिमूव करें, डेबिट और अक्यूमुलेटेड कैश की क्या एंट्री होती है, क्रेडिट ठीक है। डिस्पोजल। ये 3 एंट्रियां यानी कैश कंसिडरेशन पर हमने की थी, कैश डिस्पोजल पर। अभी जो है पार्ट एक्सचेंज पर हम करने लगे हैं, ठीक है। पार्ट एक्सचेंज पे है, तो अ पार्ट एक्सचेंज एग्रीमेंट राइजेस वेयर एन ओल्ड एसेट इज प्रोवाइडेड इन पार्ट पेमेंट फॉर ए न्यू वन, ठीक है। वही ओल्ड एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। ओल्ड एसेट भी देते हैं और कुछ कैश भी दी जाती है और न्यू एसेट लिया जाता है। द बैलेंस ऑफ द न्यू एसेट बीइंग पेड इन कैश, बैलेंस ऑफ द न्यू एसेट, बैलेंस से क्या मुराद है, जो रिमेनिंग बैलेंस होता है, ठीक है। वो ये मैं ऊपर भी बता चुका हूँ। 20,000 हमारे न्यू एसेट की कॉस्ट है, $20,000 कॉस्ट है न्यू एसेट की, ठीक है। ओल्ड एसेट जी ट्रेडेड सर। इन, ओल्ड एसेट ट्रेडेड इन हुआ, ठीक है, उसको ट्रेडेड इन में लाते हैं, उसकी वैल्यू है जी $8,000 समझ लें, ठीक है। बैलेंस क्या रह गया, $12,000, ये बैलेंसिंग अमाउंट रह गई, ठीक है। एंड बैलेंस ऑफ द न्यू एसेट बीइंग पेड इन कैश, और ये कैश में पे की जाएगी, ठीक हो गया। The जी सर। procedure to record the transaction is very similar to the 3-step process seen for cash disposal, ठीक है। जैसा कि 3 स्टेप था वैसा ही है। फर्स्ट 2 स्टेप्स आर आइडेंटिकल, जैसे ऊपर थे कि क्या नॉन करंट एसेट को कास्ट को रिमूव कर दो, क्रेडिट कर दो जी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट कर दो, वो 2 स्टेप्स क्या है, सेम है। थर्ड और फोर्थ स्टेप्स इसका डिफरेंट होगा। थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप करना है, क्योंकि हम डिस्पोजल अकाउंट से कैश नहीं ले रहे, डिस्पोजल अकाउंट को ट्रेडिंग इन में ला रहे हैं, तो उसकी वजह से जो एसेट हमारे पास आएगा उसको डेबिट करना है, क्योंकि कैश तो नहीं ना और डेबिट आ रही है। डिस्पोजल को क्रेडिट। हाँ, डिस्पोजल को क्रेडिट करना है। और डिस्पोजल की अमाउंट क्या हम एज्यूम करेंगे, जितनी अमाउंट से हमारे न्यू एसेट को हमारे हमें हमें उस पे रियायत मिल रही है ना, उतनी अमाउंट उसके हम प्रोसीड एज्यूम करेंगे। हम प्रोसीड यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, यानी 8,000, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एंट्री करते हैं तो 8,000 यानी डेबिट कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट करेंगे, और क्रेडिट डिस्पोजल की करेंगे 8,000, अंडरस्टूड। वो डिस्पोजल हमारा सेल प्रोसीड एज्यूम किया जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में यस आई। सर। हाँ, तो नेक्स्ट जी रिकॉर्ड द कैश पेड फॉर द न्यू एसेट, ठीक है। फिर न्यू एसेट की कैश पेड को रिकॉर्ड करें कि आपने उसकी कैश कितनी पे की, तो वो गया डेबिट 12,000 और क्रेडिट 12,000, यानी 12,000 कैश पे हुई। ये सब एंट्रियां यानी रिकॉर्ड हो गई, डिस्पोजल की भी और नए एसेट की कमिंग की भी, ठीक हो गया। 8,000 का एसेट गया, 8,000 का एसेट आया, 12,000 का एसेट आया, 12,000 की कैश गई, ठीक है। बिल्कुल यानी क्लियर हो गया सारी हमारी ट्रांजैक्शंस जो हमने की ओल्ड एसेट के बदले में, अंडरस्टूड। क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ओके, हम फिर ये एग्जांपल देखते हैं। ट्रस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग टू।
यहाँ पे है जी बिनी बोबिन runs a business alert अल्टरिंग एंड रिपेयरिंग क्लॉथ्स, ठीक है, कपड़ों वगैरह को अल्टरेशन वगैरह उनमें करता है, रिपेयर वगैरह करता है। व्हेन शी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2002 शी बॉट अ सुपर सुपर स्टिच सुपर स्टिच टू स्विंग मशीन, ठीक है, स्विंग मशीन का नाम है फॉर $2500। उसने एक मशीन ली 1 जनवरी 2002 को इतने की। She depreciates swing machine using the straight line method at a rate of 20% per annum, ठीक है, and she charges a full year of depreciation in the year of acquisition and none in the year of disposal, ठीक है। ईयर ऑफ ये उसने बता दिया। ये अब दूसरा मेथड है डेप्रिसिएशन का। ऊपर मंथली मेथड था कि हाँ मंथली हमने ये, फिर उसने कहा ईयर ऑफ एक्विजिशन में पूरा और ईयर ऑफ डिस्पोजल में नील, डिस्पोजल में ना। ठीक है। तो the business has now grown such that she needs a faster machine and she will upgrade the Super Stitch V5, यानी उसने सुपर स्टिच 2 से 2 ली थी और अब वो सुपर स्टिच 5 लेगा ड्यूरिंग दिसंबर 2005। 2005 में वो नई मशीन लेगा, ये 2002 है, ठीक हो गया। तो सुपर स्टिच सेलमैन हैज ऑफर्ड हर अ पार्ट एक्सचेंज डील एज फॉलोज। पार्ट एक्सचेंज अलाउंस फॉर सुपर स्टिच, ये आ गई उसकी क्या, सेल प्रोसीड अमाउंट, ठीक है, यानी इतनी में वो नई मशीन की कास्ट को कम कर देगी, ठीक है, और नई मशीन का बैलेंस टू बी पेड इन कैश, और ये कैश की पेड में आ गई, ठीक है। यानी टोटल न्यू मशीन की कास्ट कितनी बन जाएगी, ये 750 उसमें डालोगे तो 5600 बन जाएगी, ठीक है। न्यू मशीन की कास्ट कितनी बन जाएगी, जी फिफ्टी साहब। सिक्स हंड्रेड न्यू मशीन की कास्ट बन जाएगी, जिसमें से उसने हाफ क्या किया, हाफ ट्रेडिंग इन मशीन से कर दिया और हाफ कैश पेड से कर दिया। पूछ क्या रहे हैं, शो द लेजर एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2005 टू रिफ्लेक्ट दिस ट्रांजैक्शन। लेजर एंट्रीज पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा जबरदस्त है। ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपसे ज्यादातर वो कैसा क्वेश्चन आएगा आपको, जो क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट या लॉस फाइंड करें, या कुमुलेटिव या एंट्रीज डेप्रिसिएशन दी होंगी। फाइंड करें, ठीक है, या एंट्री वगैरह होगी। ज्यादातर ये प्रॉफिट और लॉस या कुमुलेटिव डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, ठीक है, फॉर द ईयर, ठीक है, ये दो एसेट्स की ट्रेडिंग वगैरह इस रिलेटेड हम इसका भी कर ही लेते हैं। पहले इसकी क्या करते हैं, हम पुराने की डेप्रिसिएशन अकोमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करें। हम एक ही लेजर बना लेते हैं वो डिस्पोजल अकाउंट वाला, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं 2002 की, 2003 की और 2004 की। और 2005 में इसकी डेप्रिसिएशन नील होगी क्योंकि ईयर ऑफ सेल में है, नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ईयर ऑफ डिस्पोजल 2005 है और वो पूरा का पूरा नील होगा। इसमें नहीं होगा। 2002 में 2500 मल्टीप्लाई बाय 20%, 1200 कितना बनता है, 100 नहीं, 25 दूने या 50, 2500 का 20%। 500, 500, ठीक है, 500 हाँ बनता है, जी। ठीक है। 500 1 ईयर में, 500 2 ईयर में, 500 3 ईयर में। इसकी टोटल एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी हो गई, 1500, ठीक है। कैरिंग अमाउंट इसकी कितनी आ गई, कैरिंग अमाउंट कॉस्ट माइनस एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन। कॉस्ट है इसकी जी 2500, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है 1500, कैरिंग अमाउंट आ गई 1000, ठीक हो गया। तो दूसरे यस नंबर सर। पे इसका यानी क्या हुआ, सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड कितनी थी 750। इसको लॉस कितना हुआ, प्रोसीड्स लॉस प्रोसीड माइनस कैरिंग अमाउंट। करो फोन आया ठीक से। 250। हाँ ये 250 इसको 250। लॉस हो गया, ठीक हो गया। अभी इसको लेजर में लेके जाए अगर डिस्पोजल वाले में,
तो ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी 2500, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी 2500। और ये इधर हम क्या कहते हैं कि यार क्या इधर आता है एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1500। 1500। ठीक है। और ये हमारे पास ट्रेड इन कितने में हुई 750। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे देखो ये बैलेंस करें तो 2500 इधर 2500 इधर, तो बैलेंसिंग फिगर यानी 250 लगाएंगे यहाँ पे, जो कि क्या शो करेगा हमारा लॉस शो करेगा। डिस्पोजल से हमें लॉस हुआ, ये डिस्पोजल के लेजर एंट्रीज हो गई। ठीक है। और क्वेश्चन में ये किसी भी तरीके, अब ये इन्होंने लेजर एंट्रीज पूछी हैं तो इनके आंसर में लेजर एंट्रीज किसी भी तरीके से हो सकती हैं। स्विंग मशीन के लिए लेजर एंट्रीज यानी हो सकती हैं, स्विंग मशीन के लिए वही वो स्टार्टिंग वाला। ठीक है। स्विंग मशीन के रिलेटेड जितनी एंट्रीज बनती हैं वो करते जाएं हम, जैसे कि बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ठीक है। ब्रॉड फॉरवर्ड यानी कितना था 2500 ओपनिंग बैलेंस मशीन का। ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इसको रिड्यूस कर रही है, वो कॉन्ट्रा एसेट होती है हमें पता है, वो 1500 इधर आएगी। ठीक हो गया। और फिर लॉस भी इधर आएगा 250 से। ठीक है। तो ये सेम हो गया यानी 1500 टू 1750 इतने से वो क्या हो रही है यानी कास्ट भी जा रही है। एग्ज्यूम कर लें या फिर कास्ट को क्रेडिट कर सकते हो। तो दूसरे नंबर पे न्यू मशीन की एंट्री हुई है, न्यू परचेज, उसकी फुल अमाउंट लगा सकते हो आप। ये फुल अमाउंट उसकी कितनी बनती है 5600। ठीक है। तो मशीन का फिर ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ जाएगा गैप में। ठीक है। यहाँ गैप में कैरी फॉरवर्ड बैलेंस आ जाएगा। और फिर जो होगा, और ये कितना बैलेंस आएगा कैरी फॉरवर्ड, ये देखते हैं 005611, 5 और 6 11, एक और एक ऊपर 3 और 5 8, 8100 इधर आता है, इधर भी 8100 आना चाहिए। ठीक है। तो 1500 और 250, 1500 और 250 कितने होते हैं 1750। 1750। ये 0 10 में से 5 बाकी 5 और 10 में से 7 बाकी 3 और 8 में से 1, 7350। ठीक है। 7350। तो इसका जो है बैलेंस ये ज्यादा शो हो रहा है। और कोई भी एंट्री यहाँ पे होती होगी लेजर में, स्विंग मशीन का ब्रॉड फॉरवर्ड ओपनिंग 2500 था। नहीं सर, ये आपने कैलकुलेशन गलत किया। कैसे 5600 और 2500 हो गया इतना ही बनता है ना यार। 7100। अच्छा 7100। ठीक है एटी सर। वन हंड्रेड और 81 बनता है। अच्छा ये 1500, ठीक इस ठीक ही है, मैं कहूँ ये 1500 भी ऐड करना है। नहीं नहीं नहीं, ये नीचे ये है, स्विंग सही है। मशीन में, एटी वन स्विंग हंड्रेड मशीन का माइनस इसका लेजर बने मतलब तो ओपनिंग इसका 71। बैलेंस 2500। और ये ट्रेड इन भी हो रही है कितनी अमाउंट से 750 से, कितनी अमाउंट से ट्रेड इन हो रही है ये 6350 बनता है। 81 से 1750 माइनस करो। हाँ 6350, जी। 6350। और यहाँ पे हमारी ट्रेडिंग भी हुई है, यानी एसेट रिमूव हुआ है ना, एसेट रिमूव हुआ है यानी 750 की ट्रेडिंग हुई है। ये वाला ये 2500 बैलेंस पूरा का पूरा रिमूव हुआ है हमारा, यानी डिस्पोजल हो गया जो पहले ब्रॉड फॉरवर्ड वाला था, कुछ डेप्रिसिएशन से, कुछ लॉस से और कुछ ट्रेडिंग इन से। ठीक है। तो ये 750 रिमूव किया, 0 0 3 13 में से 7 6
और ये 5, ये 5600, यानी उसी मशीन का क्या आगे कैरी फॉरवर्ड बैलेंस जो हम नेक्स्ट ईयर में ब्रॉड फॉरवर्ड कर लेंगे 5600। ऐसा ठीक हो गया, ये हमारे ऐसा न्यू ब्रॉड फॉरवर्ड। इसी तरीके से डेप्रिसिएशन का लेजर बना सकते हैं। ठीक है, वो फिर 5 एंट्रियां आपको कह सकते हैं, यानी इसकी जो 4 बनती हैं। ठीक है, ट्रेड इन वाला जो दो तो पीछे वाली सेम होंगी। नेक्स्ट टू हमने ऊपर क्या पढ़ी, नॉन ग्रांट एसेट अकाउंट डेबिट, ये कितने से, यानी ये जो न्यू एसेट है इतनी अमाउंट से डेबिट हो जाएगा 750 से, और सेल प्रोसीड 750 एज्यूम किया जाएगा। फिर रिमेनिंग अमाउंट डेबिट नॉन करंट एसेट जो न्यू एसेट आया 4850, और कैश अकाउंट हमारा 4850 हो जाएगा। ठीक हो गया, ये एंट्रियां आपके रिलेटेड आ सकती हैं, लेकिन मेन अकाउंट जो है ना आपका ये डिस्पोजल वाला अकाउंट है। ठीक है, डिस्पोजल आपको क्वेश्चन इसके ऐसा इर्द गिर्द आएंगे। और या डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट फाइंड करके बताएं जी। ठीक है, ये ऐसे आते होते हैं, ये लेजर मेकिंग आपको नहीं आएंगे, कि लेजर आपने मेक करना है। ठीक है, क्योंकि आपको आंसर आंसर के रिलेटेड ये नहीं क्वेश्चंस आते होते हैं। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, नेक्स्ट है रीवैल्यूएशन। समझ लो हमने ऊपर डिस्पोजल वाले 2 पॉइंट्स क्लियर कर दिए, या तो कैश डिस्पोजल या पार्ट एक्सचेंज वाला डिस्पोजल। तो दूसरे नंबर पे रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स अकॉर्डिंग टू IAS 16। ठीक है, ये जो है ना जैसे, तो ये वैसे ही आपने जेन में रखना है। ठीक है, ठीक। 1 मिनट मुझे दें। एक मिनट, घर से कॉल आ रही है, मैं अटेंड करना। ठीक है। ओके सर। खोल खोल लो है।
अच्छा जी, ठीक है। रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट्स, एसेट्स के अप्रिसिएशन, ये इनकी जो है ना टर्मिनोलॉजी आपने देखनी है। अकॉर्डिंग टू IAS 16 आइटम्स ऑफ शारब, यस हेलो, सर। अच्छा, ठीक है। आइटम्स ऑफ जी जी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैन बी मेजर्ड एंड अकाउंटेड फॉर यूजिंग द रीवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल के जरिए मेजर किया जा सकती है रिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन मॉडल क्या कहता है? नॉन करंट एसेट्स सच एज लैंड एंड बिल्डिंग्स में राइज इन वैल्यू ओवर टाइम, वैल्यू ओवर टाइम, उनके उनकी वैल्यू बढ़ सकती है ओवर टाइम में। अ कंपनी रेदर देन सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप, ये ज़हन में रखना है, ठीक है। may choose to reflect the value of the asset in the statement of financial position। कंपनी क्यों? क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है और पब्लिक यानी देखना चाहती है कि क्या वैल्यू है या नहीं है मार्केट की, मार्केट में उस चीज की। ठीक है, यानी जी कंपनी सर। के पास एसेट्स की वैल्यू कितनी है, कंपनी के पास लायबिलिटीज कितनी है, तो वो फिर बिल्कुल फेयर वैल्यू में आ जाती है। तो फिर डिसीजन मेकर्स भी अच्छा डिसीजन बना सकते हैं। ठीक है, रेदर देन सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप्स को जरूरत नहीं होती, वो खुद ही ओनर होते हैं। तो उनको सब कुछ यानी मालूम ही होता है, पता भी होता है, तो उनकी स्टेटमेंट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। दिस इज नोन एज रीवैल्यूइंग द एसेट्स। तो रीवैल्यूइंग द एसेट यानी जब एसेट्स की वैल्यू में अप्रिसिएशन हो और उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम उसकी वैल्यू बिल्कुल प्योर दिखाएं जितनी से अप हो। अभी वो कहता गया मॉडल क्या कहता है, IAS 16 says that if an asset carrying amount is increased as a result of revaluation, ठीक है, पहले यानी उसकी 500 थी कैरिंग अमाउंट और अब वो बढ़ के यानी इसमें डेप्रिसिएशन वगैरह निकली हुई थी, वो बढ़ के 1000 हो गई उसकी वैल्यू। ठीक है, द इंक्रीज शैल बी रिकॉग्नाइज्ड इन अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, जो मैंने आपको बताया था। यहाँ पे रिवैल्यूएशन कितनी शो हो रही है, 500 किधर जाएगा, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। एंड एक्यूमुलेटेड इन इक्विटी अंडर द हेडिंग ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी भी आपने देखी थी ना? जी सर। हाँ, वहां पे जो रिवैल्यूएशन सरप्लस की हेडिंग है, उधर जाके यस इसने सर। क्या होना होता है, प्लस होना होता है, और वहां पे एक्यूमुलेशन एक्यूमुलेटेड यानी रिवैल्यूएशन सरप्लस होता है। ठीक है, एज दिस इंक्रीज इन वैल्यू ठीक है रिप्रेजेंट्स एन सर। रिप्रेजेंट्स एन अनरियलाइज्ड गेन, इसको प्रॉफिट और लॉस में क्यों नहीं लेके जाते? ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, अनरियलाइज्ड गेन होता है। अनरियलाइज्ड गेन जिसपे हमें यकीन नहीं होता है कि हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये गेन हमारे पास गेन नहीं है, क्योंकि हमने ये सेल तो नहीं ना की, बिल्डिंग सेल की। अगर ये 1000 की बिक गई तो तब जाके हमें 500 का ये रिवैल्यूएशन गेन होगा। ये बिके ही ना तो गेन कैसे होगा? ठीक है, ये अनरियलाइज्ड गेन है जो अजम्पशन पे बेस कर रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू इतनी है, तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, तो IAS 1 रिक्वायर द रिवैल्यूएशन यस सर। गेन्स आर डिस्क्लोज्ड सेपरेटली फ्रॉम प्रॉफिट, इसलिए इसको सेपरेटली फ्रॉम प्रॉफिट में रिकॉग्नाइज किया जाता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। समझ आई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जी प्रॉफिट सर। एंड लॉस में इसको क्यों नहीं रिकॉग्नाइज किया जाता, क्योंकि ये अनरियलाइज्ड गेन होता है, हमें श्योरिटी वाला गेन नहीं होता है, हमें कैश रिसीव नहीं होती इस गेन के बदले में, एक एजम्पशन बेस गेन होता है। ठीक है, इसको हम प्रॉफिट या लॉस में नहीं रख सकते, इसलिए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रखते हैं। और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से ये कहाँ पे जाता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के रिवैल्यूएशन सरप्लस में। ठीक है, और ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी का भी आइटम होता है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी होता है। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की किस हेडिंग में? इक्विटी सेक्शन की हेडिंग में। ठीक है, ये सारे जो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के यस सर। आइटम्स होते हैं वही स्टेटमेंट ऑफ किसके, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम होते हैं। ठीक है, समझ आई कि नहीं? ये इस चीज की समझ आई? यस सर। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के जो आइटम्स जी। होते हैं इक्विटी सेक्शन में।
ठीक है, वही जो होते हैं वही सारे के सारे आइटम स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के होते हैं। ठीक है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, यस रिवैल्यूएशन सर। सरप्लस, रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है, ये सारे के सारे किसके, यही स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के आइटम्स। अंडरस्टूड? यस। समझे, यानी ये दोनों आपके जहन में क्लियर होने चाहिए कि कहां से कहां जाता है बैलेंस। व्हेन गॉड बाहर owns का बाबा ने। लैंड विच ओरिजिनली कास्ट इतनी है, no depreciation has been charged on the land in accordance with IAS 16। ठीक है, लैंड, हाँ ये मैंने आपको हाँ ये हम पढ़ चुके हैं ना। लैंड पे आपको पता है डेप्रिसिएशन कोई भी नहीं होती है, लैंड पे नो डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, यस सर। तो when God wishes to revalue the land to reflect its current market value, which it has been advised is $350,000. How is this reflected in the financial statements? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये रिवैल्यूएशन कहाँ कहाँ पे जाएगी? रिवैल्यूएशन पहले क्या है? रिवैल्यूड अमाउंट क्या होगी? रिवैल्यूड अमाउंट कितनी होगी? रिवैल्यूएशन, सॉरी, रिवैल्यूएशन सरप्लस इज इक्वल टू रिवैल्यूड अमाउंट लेस ओरिजिनल कॉस्ट या कैरी। यहाँ वाले केस में ओरिजिनल